डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट सेल एंड इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल कोशिका के बारे में बताते हैं कि कोशिका शब्द का उद्भव एक ग्रीक भाषा से हुआ है। इस शब्द का आशय रिक्त स्थान मीन्स होलो स्पेस। कोशिका शब्द के बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल नामक एक दार्शनिक थे। उन्होंने एक मत प्रतिपादित किया था कि जो सभी जंतु एवं पादप कुछ संरचनात्मक इकाइयों के बने होते हैं। उसके बाद में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी में एक मैनेजर के पद पर कार्यरत थे और उनके द्वारा एक अत्यंत सरल प्रकार की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा पेड़ की छाल मीन्स कॉर्क के टुकड़े के पतले काट का अध्ययन किया और बताया कि यह अनेक सूक्ष्म कक्षों ये चैम्बर्स का बना होता है और इन चैम्बर्स को ही हम सेल कोशिका कहते हैं और यह उन्होंने सेल नाम प्रदान किया था। इस प्रकार से सेल का प्रथम उपयोग रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में किया गया था और इन्होंने ही अपने द्वारा किए गए कार्य का वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। प्रत्येक सजीव का अस्तित्व कोशिका ही है और यह कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें प्रजनन करने, उत्परिवर्तन और उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने जैसे जैविक गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें जीव के आकारिकीय, भौतिकीय, कारिकीय, जैव रासायनिक, आनुवंशिक एवं परिवर्तनीय लक्षण भी उपस्थित होते हैं। हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कोई भी कोशिका किसी जीव की वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसमें उस जीव के विशिष्ट के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार सेल बायोलॉजी कोशिका के आकार की है, कार्य की है, भौतिकीय है, जैव रासायनिकीय, कोशिका रासायनिकीय, आनुवंशिकीय और डेवलपमेंट के अध्ययन की एक संबंधित साइंस की ब्रांच है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान प्रमुखतः कोशिका की संरचना से संबंधित विज्ञान की शाखा है। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का निर्माण जेकेरियस जेन्सेन एवं हेंस जेन्सेन द्वारा 1590 में किया गया था और इन्होंने ही कीटों का अध्ययन किया। मेलपिग एवं ग्रू 1671 में सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया तथा पादप एवं प्राणियों की सूक्ष्म काट का अध्ययन किया और बताया कि ये विभिन्न आकृति की संरचनात्मक इकाइयों द्वारा बने होते हैं और इन इकाइयों को इन्होंने यूट्रिकल्स नाम दिया। उसके बाद में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में एक लेंस से बने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाई जिसकी आवर्धन क्षमता 266 गुना थी और इनके द्वारा एक सूक्ष्म एक कोश की प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, स्पर्म, आरबीसी का अध्ययन किया। ल्यूवेनहॉक ने ही इन सेल्स को विशेष तरह आरबीसी में केंद्रक को देखा और 1668 ईस्वी में जैन स्वार्मडम सजीव सेल्स के रूप में मेंढक के आरबीसी को भी देख चुके थे। रॉबर्ट हुक
के सूक्ष्मदर्शी मॉडल को आधुनिक तौर पर विकसित करने का श्रेय विल्सन को जाता है। इसके आधार पर ही आजकल स्कूल एवं कॉलेजों में स्टडी हेतु लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप विकसित किए गए हैं। जिगमॉन्डी ने सिंपल प्रकाश किरणों स्थान पर अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करके अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, जिसके अंदर साधारण कांच के लेंस के स्थान पर क्वार्ट्ज की लेंस का उपयोग किया गया और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 4000 गुना होती है। जेरनिक ने फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण 1932 में किया था। वॉन आर्डेने ने प्रथम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और इसमें इलेक्ट्रॉन का एक पुंज बीम प्रकाश किरणों के स्थान पर उपयोग में लाया जाता है, जो कि टंगस्टन के फिलामेंट से उत्पन्न की जाती है। TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये रेज दर्शनीय पदार्थ मीन्स ऑब्जेक्ट पर गिरती है तथा रिफ्लेक्टेड होकर फ्लूरोसेंट स्क्रीन पर इमेज बनाती है। इस स्क्रीन के स्थान पर फोटोग्राफिक फिल्म का उपयोग भी किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त फोटो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ भी कहते हैं। TEM में इलेक्ट्रॉन दर्शनीय पदार्थ मीन्स ऑब्जेक्ट से होकर गुजरते हैं, जबकि SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह पर गिरकर इधर उधर फैल जाते हैं। इन सूक्ष्मदर्शियों की आवर्धन क्षमता कई हजार गुना होती है तथा इनकी विभेदन क्षमता भी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। एक अच्छे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऐसे दो निकटतम बिंदुओं के मध्य विभेदन संभव है जो 200 nm 0.2 माइक्रो mm दूरी पर स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा 1 nm दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य भी विभेदन संभव होता है, जो कि इनकी विभेदन क्षमता कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। अच्छे सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ ही सेल्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती गई और इन सेल्स का परीक्षण एवं अभिरंजन करके इनका अध्ययन किया गया। रॉस हैरिसन ने कुछ ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन तैयार किए गए जिनके भीतर कोशिकाओं को कई दिनों तक जीवित रखा जा सकता है और इन कोशिकाओं को जीवित अवस्था में अध्ययन भी किया जा सकता है। प्रारंभ में कोशिकाओं की परिभाषा और इनके संगठन, उद्भव, संरचना आदि के बारे में वैज्ञानिकों में अनेक मतभेद थे और इसी संदर्भ में 1838-1839 में मैथियस जैकब स्लाइडेन एंड थियोडोर श्वान नामक जर्मन वैज्ञानिकों ने कोशिकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हम आपको बताते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी के बारे में कि 1838 में मैथियस जैकब स्लाइडेन नामक जर्मन बॉटनिस्ट और 1839 में थियोडोर श्वान नामक जर्मन जूलॉजिस्ट ने सेल सिद्धांत प्रस्तुत किया था और यह सिद्धांत एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार सभी सजीव सरलतम एक कोशिकीय जंतुओं से लेकर जटिल उच्च वर्ग के जंतु एवं पौधे कोशिकाओं एवं कोशिकाओं के प्रोडक्टों द्वारा रचित होते हैं और प्रत्येक सेल स्वतंत्र रूप से तथा संपूर्ण जंतु या प्लांट में संयुक्त रूप से कार्य करने की सक्षम होती है। लेमार्क ने 1809 में अनेक सजीवों का अध्ययन करके यह मत प्रस्तुत किया कि सजीवों का जीवन बिना सेल्स के अथवा कोशिकीय ऊतकों के इम्पॉसिबल है। ड्यूट्रोसेट ने अनेक एनिमल्स एवं प्लांट का अध्ययन किया और यह मत प्रस्तुत किया कि सजीवों के अंग वास्तव में सेलुलर टिश्यूज द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के परिवर्तित रचनाएं ही होती है। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल्स में न्यूक्लियस की खोज की एवं न्यूक्लियस नाम प्रदान किया। फेलिक्स डुजार्डिन ने
प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्म को सजीव पदार्थ माना एवं सार्कोड नाम प्रदान किया। ग्र्यू, वॉल्फ, मेलफिगी और अन्य साइंटिस्टों ने सजीवों के विभिन्न अंगों का अध्ययन करके और एक विचार प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार अनेक वृत्ताकार रचनाएं या आशय से बने होते हैं। और एच बॉन मोहल ने सेल्स में विभाजन का अध्ययन किया। पुरकिंजे ने 1840 में सेल के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म की संज्ञा दी। के निगेली ने प्लांट पर अध्ययन करके बताया कि प्री एक्जिस्टिंग पूर्ववर्ती सेल्स से ही नई सेल्स का जन्म होता है। रूडोल्फ विर्चॉक ने निगेली के विचारों का समर्थन किया और इनके अनुसार सेल ग्रोथ एवं डेवलपमेंट करती हुई नई सेल्स को जन्म देती है। और डुजार्डिन एवं शुल्टज ने जीव द्रव्य की संरचना पर अनुसंधान कार्य किए। जब वैज्ञानिकों ने शुक्राणु एवं अंड को भी सेल्स के रूप में पहचाना और जाना कि निषेचन के द्वारा जीवन एक संतति में बिना किसी अवरोध के कंटिन्यूअस रूप से संचारित होता रहता है और सेल्स की वृद्धि, डेवलपमेंट, डिवीजन, मेटाबॉलिज्म आदि क्रियाएं इनके द्वारा ही संपन्न होती है। आनुवंशिकता, उद्विकास, रोग जरण, एजनिंग एवं सेल डेथ के व्यवहार के ये सब विभिन्न पहलू हैं और इन्हीं घटनाओं में से प्रत्येक का जैविक संगठन से उच्चतम से लेकर निम्नतर पर स्टडी की गई है। इस प्रकार मॉडर्न सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया और जिसको हम यहाँ पर डिटेल में बताते हैं कि प्रत्येक सजीव की देह एक या अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। अतः कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक एवं आकारिकीय इकाई है। सभी सेल्स एक समान होती है जो जीव द्रव्य के एक अंश से युक्त होती है। इसमें एक केंद्रक होता है, इस पर पतली झिल्ली का आवरण होता है। सेल वॉल प्लांट सेल्स में पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती। सभी सेल्स का रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाएं एक समान होती है। अतः सेल्स सजीवों की क्रियात्मक मीन्स फंक्शनल इकाई है। सेल्स पूर्व में विद्वान कोशिकाओं के विभाजन से ही उत्पन्न होती है। कोशिका ही देह की आनुवंशिक इकाइयां भी होती है क्योंकि इन्हीं में जेनेटिकल मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो कि ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और फंक्शनल इंफॉर्मेशन के लिए होती है एवं एक संतति से दूसरी संतति में भी संचारित होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का महत्व। जीव विज्ञान के क्षेत्र में सेल सिद्धांत का महत्व हम इस प्रकार जान सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सेल्स की संरचना एवं रासायनिक संगठन में एक रूपता पाई जाती है और प्रत्येक जीव के द्वारा ही की जाने वाली क्रियाएं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा या अन्योन्य क्रियाओं का ही परिणाम होता है। चूँकि प्रत्येक सेल्स पूर्ववर्ती कोशिका से जन्म लेती है, अतः जीवन आरंभ होने से आज तक की कोशिकाएं पीढ़ियों की एक अटूट और क्रमबद्ध श्रृंखला प्रत्येक सजीव में विद्यमान है। कोलिकर ने कोशिका सिद्धांत का भ्रूणकी से जोड़कर बताया कि एक जीव की उत्पत्ति दो जनक कोशिकाएं अर्थात अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन से होती है। यहाँ पर कुछ कोशिका सिद्धांत के अपवाद दे रखे हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस जो जीवों में रोगजनक होते हैं, जो कि इनके अपवाद है और ये जीवों की देह का संगठन सामान्य कोशिका संगठन से भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार कवक, राइजोपस, शैवाल, ब्यूचेरिया की संरचना भी एक कोशिका से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होती है। इसी प्रकार अनेक प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना, नेक्टोथिरस, वेलेंटिडियम, जियार्डिया, क्लेमाइडोमोनास में मुख, ग्रसिका, पक्षमार्का, कसाव, कोशिका गुदा, संकुचनशील रक्तिकांत आदि जो सेलुलर अंग भी सेल्स में पाए जाते हैं।
अतः इन सामान्य सेल्स की इनको तुल्य मानना उचित नहीं पड़ता। इनमें एक ही कोशिका के द्वारा ऐसे सभी जैविक कार्य किए जाते हैं जो एक प्राणी के द्वारा किए जाते हैं। अतः इन्हें हम कोशिका के स्थान पर संपूर्ण प्राणी की बॉडी को देह या बॉडी माना जाता है। इस कारण इन्हें हम सेल्यूलर एनिमल के स्थान पर ए सेल्यूलर एनिमल मानना अधिक सही जान पड़ता है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, जीव द्रव्य सिद्धांत। कोशिका की खोज के साथ ही साइंटिस्टों का ध्यान सेल्स के भीतर उपस्थित पदार्थ पर भी गया। स्लाइडेन ने सेल में उपस्थित पदार्थ को जूस, अपंबक, स्लैम अथवा एक प्रकार की गोंद गम बताया, जो कि सेल्स का एक बाई प्रोडक्ट होता है। फेलिक्स बुजार्डिन ने इस पदार्थ की विलेयता एवं रासायनिक गुणों का प्राणियों में अध्ययन किया और इसको सार्कोड नाम दिया। हुग्रो बॉन मोहल ने 1846 में वनस्पति सेल्स में इस पदार्थ का अध्ययन किया और प्रमाणित किया कि इनमें भी सार्कोड पाया जाता है। जेई पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का नाम उपयोग किया और सेल्स में उपस्थित पदार्थ हेतु प्रोटोप्लाज्म शब्द का नाम उपयोग किया। मैक्स शुल्टज ने सार्कोड में जीव द्रव्य का अध्ययन करके इनमें समानता बताई। हेक्सले ने जीव द्रव्य की परिभाषा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य का सिद्धांत वैज्ञानिक ओ हर्टविंग ने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला जेली समान पदार्थ होता है, जो परिमाण में कोशिका झिल्ली द्वारा परिसीमित रहता है। इसमें एक केंद्रक भी उपस्थित रहता है और सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है। जीव द्रव्य कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें स्वयं की अनेक विशिष्टताएं पाई जाती है, जो जीव द्रव्य का गुण अथवा जैविक गुण कहलाता है। ये विशिष्टताएं अथवा गुण ही किसी जीवधारी की विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में गति एवं गमन, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, प्रजनन व आनुवंशिक गुण सम्मिलित किए जा सकते हैं। ओ हर्टविंग ने विभिन्न सेल्स एवं इनके घटकों का अध्ययन करके एक लेख प्रकाशित किया। इसमें कोशिकीय विशेषताएं, संरचनाएं, कार्यप्रणाली के अनुरूप जैविक अणुओं के संश्लेषण का वर्णन किया और इसके आधार पर एक नई परिभाषा प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार कोशिका किसी सजीव की सबसे सूक्ष्मतम संगठित इकाई है, जिसमें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता उपस्थित होती है तथा यह उपयुक्त वातावरण में अपने घटकों को प्रतिस्थापित करने की क्षमता भी रखता है।